कंसिडरेशन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 से। अगर हमारे आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो एक वीडियो है डेफिनेशन एंड एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पार्ट 7, जहाँ पे मैंने लॉफुल कंसिडरेशन के बारे में बेसिक्स बताए हैं कि कंसिडरेशन क्या होता है और लॉफुल कंसिडरेशन क्या होता है। तो लॉफुल कंसिडरेशन का मतलब हो गया एनी गिव एंड टेक अमंग द पार्टीज व्हिच इज परमिटेड बाय लॉ, वो लॉफुल कंसिडरेशन होता है। इसको जाके आप देखेंगे तो मैंने बेसिक्स में सारी चीज़ें बताई हैं, पहले वो वीडियो देखिएगा उसके बाद ये वाला देखिएगा। तो यहाँ पे कंसिडरेशन का मतलब गिव एंड टेक अमंग द पार्टीज होता है एंड इट इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो ये भी एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने लिखा था और बताया था पूरा कि एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो उनमें से एक ये इंपॉर्टेंट आता है कि कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन इज कंसिडर्ड एज द वेरी लाइफ ब्लड ऑफ एवरी कॉन्ट्रैक्ट। लाइफ ब्लड क्यों बोलते हैं? क्योंकि बिना कंसिडरेशन के कॉन्ट्रैक्ट माना ही नहीं जाता। नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, एंड इन द एब्सेंस ऑफ कंसिडरेशन ए प्रॉमिस और एन अंडरटेकिंग इज प्योरली ग्रेट्यूटस। ग्रेट्यूटस का मतलब क्या हो गया? निःशुल्क है। तो मतलब अगर आप फ्री सर्विस किसी को दे रहे हैं, कोई काम कोई सेवा किसी के लिए कर रहे हैं और बदले में कुछ नहीं ले रहे हैं, तो वो कंसिडरेशन वैलिड नहीं माना जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा, इन्फोर्सेबल नहीं होगा। ठीक है, अगर वो ग्रेट्यूटस इन नेचर है, मतलब निःशुल्क आप कर रहे हैं किसी के लिए। ठीक, कंसिडरेशन इज द प्राइस। एक पॉलक सर की डेफिनेशन है, वो हम लोग को अच्छी लगती है, वो मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ। तो कंसिडरेशन इज द प्राइस फॉर विच द प्रॉमिस ऑफ अदर इज बॉट एंड द प्रॉमिस thus given फॉर वैल्यू इज एनफोर्सेबल। बहुत सीधी सी बात है कि कंसिडरेशन एक ऐसी प्राइस है, तो आप उसके लिए प्राइस दे रहे हैं और जिससे आप किसी की प्रॉमिस को कह सकते हैं खरीद रहे हैं, और अगर वो प्रॉमिस फुलफिल नहीं करता है उस वैल्यू के लिए तो वो इन्फोर्सेबल। तो कंसिडरेशन इन्फोर्सेबल कब होगा? जब गिव एंड टेक है, और गिव एंड टेक जरूरी नहीं है कि हमेशा मनी के फॉर्म में। ठीक है, प्रॉमिस इन एक्सचेंज ऑफ ए प्रॉमिस कैन आल्सो बी कंसीडर्ड एज ए वैलिड कंसिडरेशन। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। जब कंसिडरेशन के एसेंशियल्स में हम लोग बात करेंगे तो ये सारी छोटी छोटी बातें हम आपको बहुत डिटेल में बताएंगे और कंसेप्ट पूरा क्लियर करेंगे। ठीक है, अभी आज हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं? कंसिडरेशन की मीनिंग और डेफिनेशन। तो दूसरी डेफिनेशन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपकी एक्ट में दी है, सेक्शन 2D ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 की, वो डेफिनेशन है 4 पार्ट्स में। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। पहला पार्ट है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। सेकंड पार्ट है द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन हैज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग or does or abstains from doing or promises to do or abstains from doing something such act or abstinence or promise is called a consideration for the promise। तो ये 4 पार्ट्स में जो डेफिनेशन है थोड़ी सी टफ है, लेकिन अगर आप इसको पार्ट्स में अलग अलग समझेंगे तो ये क्लियर होगी। और जब हम लोग इसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो इन 4 पार्ट्स के 4 अलग अलग इसेंशियल्स हैं, उन पे हम लोग बहुत अच्छे से केस लॉज और एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। फिलहाल ये समझने की बात है कि कंसिडरेशन क्या है। व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर, जब प्रॉमिसर की डिजायर पे आप काम करते हैं, मतलब मेरे और आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ठीक, तो जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस है वो हमारे आपके बीच में, तो वो फुलफिल कौन करेगा? मैं और आप। इसके अलावा कोई थर्ड पार्टी की बात नहीं है। क्लियर? तो ये है व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। तो मैंने आपसे कोई एग्रीमेंट किया, कोई प्रॉमिस रखी, तो वो प्रॉमिस कौन फुलफिल करेगा? आप करेंगे एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर। ठीक, तो ये बात होगी। प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन, तो यहाँ पे अगर इंग्लैंड का लॉ होता तो वहां पे प्रॉब्लम क्या है? वहां पे ये कहा जाता है कि प्रॉमिसी ओनली। ठीक, व्हेन एट द डिजायर ऑफ द प्रॉमिसर द प्रॉमिसी ओनली। ये अगर इंग्लैंड का लॉ होता तो ऐसा होता। क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो वहीं से लिया गया है, लेकिन यहाँ पे थोड़े बहुत चेंजेस किए गए हैं। वो चेंजेस ये है द प्रॉमिसी और एनी अदर पर्सन। तो ये एनी अदर पर्सन कौन है? ये एनी अदर पर्सन वो है हु इज नॉट ए पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट but that particular contract is for the benefit of that third party। इसका एग्जांपल ये है कि मान लीजिए कि 2 लोगों के बीच में प्रॉमिस हुआ, ठीक, कि फॉर एग्जांपल कि हम लोग की जो मदर है, हम उनको कुछ मेंटेनेंस के लिए, खर्चे के लिए कुछ पैसा दोनों भाई मिल के देंगे, ऐसा करके
पार्टीज में दो भाइयों के बीच में एग्रीमेंट हुआ और दोनों जो है मेंटेनेंस के तौर पे कुछ कुछ खर्चा अपनी मदर को देते हैं। ठीक, अब यहाँ पे मदर कौन होगी? एनी अदर पर्सन। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में हुआ? दोनों ब्रदर्स के बीच में हुआ। ठीक है, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट किसके बेनिफिट के लिए हुआ? मदर के। तो वो मदर हो गई एनी अदर पर्सन, मतलब कि उस कॉन्ट्रैक्ट की बेनिफिशियरी। वो कॉन्ट्रैक्ट बना किस लिए था? उनके बेनिफिट के लिए। जैसे हम लोग इंश्योरेंस करवाते हैं तो इंश्योरेंस इज कंसिडर्ड एज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन मी एंड द कंपनी, बट जो उसमें नॉमिनी है, मान लीजिए मेरे बच्चे हैं या मेरी वाइफ है, वो नॉमिनी है उसमें, तो नॉमिनी कौन हो गया? एनी अदर पर्सन। अब अगर अनफॉर्चुनेटली मेरे को कुछ हो जाता है तो उनके पास राइट बनता है एज बेनिफिशियरी क्लेम करने का। ये इंडिया में प्रोविजन रखा गया है, प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। ठीक, अब थर्ड पार्ट जो है एज डन और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और डज और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, और प्रॉमिसेस टू डू और एब्सटेन फ्रॉम डूइंग। तो ये बहुत सिंपल सी इंग्लिश है। अगर आप इसको तीनों पार्ट को देखोगे तो आपको ये समझ में आएगा कि ये पास्ट टेंस में बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट टेंस में बात कर रहे हैं और ये फ्यूचर टेंस में। तो इसका मतलब क्या हो गया कि कंसिडरेशन पास्ट भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है। एसेंशियल्स जब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे विद एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से ये पार्ट समझा देंगे। फिलहाल आपको ये जानने की जरूरत है कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों कंसिडरेशन वैलिड होते हैं। ठीक, अब नेक्स्ट पार्ट है समथिंग सच एक्ट और एब्सटेंस और प्रॉमिस। ठीक है, तो कोई भी एक्ट करने के लिए आप कह रहे हो या कोई प्रॉमिस कर रहे हो, ये सब आपके कंसिडरेशन के पार्ट में आते हैं। ठीक है, तो आशा कर रहे हैं आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम लोग जब एसेंशियल्स के बारे में बात करेंगे तो ये सारी चीज क्लियर कर देंगे। अब एग्जांपल एक छोटा सा रखा हुआ है, यहाँ पे लिखा है ए एग्रीज टू सेल हिज हॉर्स टू बी फॉर ₹1000। यहाँ पे थोड़ी सी गलती होगी, टू सेल हिज हॉर्स। ठीक है, A agrees to sell his horse to B for ₹1000. Here A's promise to sell his horse is for B's consideration. मतलब ये B के लिए consideration हो गया। And similarly B's promise to pay ₹1000, क्योंकि दोनों क्या है? रेसिप्रोकल प्रॉमिस हो रही है। वो हॉर्स बेचने की बात कर रहे हैं, ये उसके लिए 1000 देने की बात कर रहे हैं, तो ये क्या हो गया? गिव एंड टेक हो गया। ठीक है, और ये दोनों के लिए कंसिडरेशन क्या है? जिसको एक को हॉर्स मिलेगा और एक को पैसे मिलेंगे, तो ये आपका कंसिडरेशन हो गया जहां पे पार्टीज के बीच में गिव एंड टेक हो रहा है। तो ये गिव एंड टेक ही अब असल में कंसिडरेशन कहा जाता है। थैंक यू, कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग लॉ मीडिया विद मनीष।